नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर ब्लॉग ज्ञान पर। हमने आपसे वादा किया था कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी आपके सामने हम लेकर के आएंगे। तो आज उस वादे को पूरा करते हुए हम आपके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट की कॉपी आपके सामने लेकर के हाजिर हैं, जो कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की है। और इनका मैं नाम चूँकि नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने नाम गोपनीय रखने के शर्त पर ही अपनी कॉपी दी थी। तो आइए देख लेते हैं कि इनको कैसे इन्होंने क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ था और कैसे इनको मार्किंग हुई है, कैसे इनको नंबर मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी पेपर में अगर आपको 12 से 14 नंबर तक मिलता है तो एवरेज नंबर कहा जाता है, और 15 या 15 से अधिक आपको नंबर मिलता है तो अच्छा नंबर माना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं इनको सारे पेपर में एवरेज नंबर ही मिले हुए हैं, कुछ में बिलो द एवरेज भी मिले हुए हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने अटैम्प्ट किया था, इसके लिए 12 नंबर इनको दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 13 नंबर, 4 के लिए 10 नंबर, और 6 के लिए 14 नंबर, 7 के लिए 13 नंबर, इस तरह से इनको मार्किंग हुई है। इस तरह से टोटल नंबर इन्होंने 75 नंबर लाया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप 70 प्लस अगर नंबर लेकर के आ रहे हैं, 75 के आसपास लेकर के आ रहे हैं, तो ये एवरेज नंबर होता है। और इसमें इस हिसाब से अगर सारे पेपर में आप नंबर लेकर के आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये रहा 75 नंबर इनको मिला हुआ है। आइए देख लेते हैं इन्होंने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। हाँ, एक और बात, कुछ लोगों ने ये क्वेरी अपनी जताई थी कि सर क्या कॉपी फुल भर देने पर नंबर ज़्यादा मिलता है। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगा कि इसका आंसर येस और नो दोनों हो सकता है, क्योंकि बेसिकली कंटेंट पे नंबर आपको दिया जाता है। कंटेंट आपके पास अच्छा है और अच्छे कंटेंट के साथ आपने ज़्यादा पेज लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसमें नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपने कंटेंट अच्छा नहीं लिखा हुआ है, लिखने का तरीका नहीं सही है, राइटिंग साफ़ सुथरी नहीं है, तो चाहे आप पेज कितना भी भर दें, कंटेंट आपका सही नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कंटेंट पे आप लोग ध्यान दीजिए, पेज भरने पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। हालांकि हाँ, कोशिश ये रहनी चाहिए कि अच्छा कंटेंट रहे, साफ़ सुथरा लिखें, और लिमिटेड जो समय होता है 3 घंटे का, उसमें 3 घंटे में हम पूरा पेपर कंप्लीट करें, और हो सके तो कॉपी पूरी कर दें। पूरी कॉपी आप अच्छे कंटेंट के साथ लिखते हैं तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इन्होंने देखिए भाग 2 से शुरू किया है। भाग 2 जो कि टॉर्ट का पेपर होता है, टॉर्ट से इन्होंने शुरुआत की हुई है। टॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए हम लोग पहले पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ए में पूछा क्या गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ए में प्रश्न पूछा गया है, रायलेंस बनाम फ्लेचर के मामले में स्थापित विधि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए एवं वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रयोज्यता को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या लिखा हुआ है और कैसे इसमें नंबर इनको मिला हुआ है देख लेते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी ये टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 10 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर 10 नंबर का एक क्वेश्चन, और फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 25 नंबर के क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इन्होंने पूछा हुआ है। तो 10 का ए जो कि 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनको कितना नंबर मिला हुआ है। इन्होंने लिखा है कि रायलेंस बनाम फ्लेचर का वाद कठोर दायित्व से संबंधित है, और कठोर दायित्व हेडिंग देकर के सिद्धांत को इन्होंने वर्णन किया है। कोई व्यक्ति बिना आशय के कोई ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे को नुकसानी हो जाती है। ऐसे नुकसानी अपनी संपत्ति का अप्राकृतिक रूप से प्रयोग करने या अपने संपत्ति का किसी खतरनाक वस्तु का लाना जिसके पलायन से कठोर दायित्व उत्पन्न होता है, तो ऐसी परिस्थिति में घटित घटना को कठोर दायित्व के अंतर्गत माना जाएगा। कठोर दायित्व का आवश्यक तत्व हेडिंग देकर इन्होंने लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति पर किसी खतरनाक वस्तु को लाना, ऐसी खतरनाक वस्तु का भूमि से पलायन होना, ऐसी पलायन से वादी को क्षतिकारित होना। फिर उन्होंने केस का नाम लिखा है रायलेंस वर्सेस फ्लेचर। प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी अपने भूमि पर एक तालाब का विनिर्माण करवाता है। विनिर्माण के समय कारीगरों को एक छोटी सी सुरंग जो कि आगे बंद होती है मिलती है। वे लोग उसे बंद कर तालाब का निर्माण कर देते हैं। जब उसमें पानी डाला जाता है तो कुछ क्षण के पश्चात पानी पलायन होकर वादी के
कोयले की खान में चली जाती है, जिससे वादी को काफ़ी नुकसानी पहुंचती है। वादी द्वारा वाद लाए जाने पर प्रस्तुत वाद में कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित कर दोषी ठहराया जाता है। नोट देकर इन्होंने लिखा हुआ है कि पानी खतरनाक वस्तु नहीं है, लेकिन पानी की मात्रा अधिक होने पर यह विनाशकारी रूप धारण कर लेती है, तो पानी खतरनाक वस्तु की कोटि में आ जाती है। फिर क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने हेडिंग डाला हुआ वर्तमान परिदृश्य में इस नियम की प्रयोज्यता के बारे में। वर्तमान परिदृश्य में भी कठोर दायित्व का सिद्धांत एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। नहीं तो लोग अपने संपत्ति पर ऐसे वस्तु को लाएंगे जिससे दूसरों को नुकसानी हो और मुआवजा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केस इन्होंने डाला हुआ चीटर वर्सेस कैटर। प्रस्तुतवाद में प्रतिवादी द्वारा अपने भूमि पर जहरीले वृक्ष को लगाया जाता है, जिसके पत्ते टूटकर वादी के घर में जाते हैं। उसके जानवर के खाने के उपरांत मृत्यु हो जाती है। तो न्यायालय ने इस मामले में कठोर दायित्व का नियम लागू कर वादी को क्षतिपूर्ति देने का तर्क प्रस्तुत किया। ये रहा इनका पूरा क्वेश्चन का आंसर, और इसमें इनको 5 नंबर मिला हुआ है। 10 में से 5 नंबर ठीक ठाक नंबर कहा जाएगा, बहुत अच्छा नंबर नहीं कहा जा सकता है। 50% नंबर इन्होंने उठाया हुआ है इसमें। तो एक आप देख सकते हैं 10 में से 5 इसमें मिला हुआ है। फिर आगे देखते हैं 10 का बी इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है। 10B का आंसर क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। 10B में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है निर्णीत वादों की सहायता से घटनाएं स्वयं बोलती हैं, सिद्धांत का विवेचन कीजिए। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस द रूल ऑफ रेस इप्सा लोकिटर। रेस इप्सा लोकिटर नियम का विवेचन करना है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी यहीं पे पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि डुनोग बनाम स्टीवेंसन के मामले में स्थापित विधि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो ये इनका रहा। आगे देख लेते हैं इसमें नंबर इनका कैसे मिला हुआ है। 10 का बी है इन्होंने लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। हाँ, ये रहा 10 का बी। 10 का बी में घटनाएं स्वयं बोलती हैं का तात्पर्य होता है घटना जो चिल्ला कर अपने घटने के कारण को व्यतीत करती हैं, वर्णित करती हैं, उसे ही घटनाएं स्वयं बोलती हैं बोला जाता है। इसे संस्कृत में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि अंग्रेजी में द थिंग्स टेल इटसेल्फ। यह साक्ष्य का नियम पर आधारित है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक कमरे में A, B, C, D एवं E आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ समय पश्चात एक की मृत्यु हो जाती है। एक की मृत्यु कारित हत्या के कारण होती है। प्रस्तुत मामले में यह सिद्ध हो जाता है कि A की हत्या B, C, D ने नहीं किया है। तो यहाँ यह प्रतीत होता है कि A की हत्या E नहीं किया है, क्योंकि घटना से ही प्रतीत होता है कि A की हत्या B, C एवं D ने नहीं किया। वहाँ मौजूद E पर ही शंका बनी रहती है और परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि एक का हत्या E नहीं किया है। इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल एक दिया। हालांकि एग्जाम्पल एक क्रिमिनल लॉ के लिए ज़्यादा सेट होता, फिर भी आगे देखते हैं। इसमें केस इन्होंने लिखा हुआ है लीडिंग केस है सुभागवंती वर्सेस दिल्ली राज्य। इस मामले में एक घंटा घर जो कि जर्जर स्थिति में था, वादिनी पूजा करने जाती है, शायद इन्होंने यही लिखा है, छूट गया होगा। पूजा करने के दौरान घंटा टूटकर गिर जाती है, जिससे वादी क्षतिग्रस्त हो जाता है। वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि घंटा का मरम्मत, ये घंटा घर गिर गया था, यहाँ इन्होंने सिर्फ घंटा लिखा हुआ था, घंटे घर का मरम्मत 40 से 45 वर्ष के पश्चात कराना था, जो कि नहीं किया गया, जिससे यह घटना घटी थी। यहाँ पर घटना स्वयं बोलती सिद्धांत लागू हुआ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 10 में से 5 नंबर इनको मिल गए हैं। बहुत अच्छा आंसर उन्होंने लिखा हुआ है, फिर भी एवरेज नंबर इनको मिल गया है। ये देखिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। डुनोग वर्सेस स्टीवेंसन के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत का वर्णन जो करना था उसका वर्णन इन्होंने किया है कि डुनोग वर्सेस स्टीवेंसन हेडिंग डाल के इन्होंने लिखा हुआ है। प्रस्तुत बाद में डुनोग अपने महिला मित्र के साथ एक रेस्टोरेंट में गया और जिंजर बियर नामक बियर की मांग की, जिसे पीते समय यह पाया गया कि उस बोतल के अंदर मरा हुआ घोंघा था। इसे अपने आँखों से नहीं देखा जा सकता था, चूँकि बोतल अपारदर्शी थी, जिसे पीने के पश्चात वादी की तबीयत खराब हो गई। वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने प्रस्तुत मामले को पूर्ण रूपेण विचारण का निर्णय दिया। प्रतिवादी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि बोतल अपारदर्शी होने के कारण घोंघे को देखा नहीं जा सकता था। न्यायालय ने आगे कहा कि जो विक्रेता है या जो कंपनी द्वारा ऐसे सामान का निर्माण किया जाता है, उन्हें ऐसे सामान के
निर्माण के समय पूर्व सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है, जो कि अपरिनिर्धारित क्षति के रूप में होगी। उस महिला मित्र को अपरिनिर्धारित क्षति दिलाया गया। निष्कर्ष, डुनॉग बनाम स्टीवेंसन के बाद में प्रतिवादी को दायी ठहराया गया, क्योंकि किसी पेय पदार्थ जिसकी माप विक्रय कर रहे हैं और उसमें कोई अनावश्यक वस्तु आ जाती है जिससे दूसरों को क्षति होती है, तो इसके लिए दायी ठहराया जाएगा। सावधानी बरतने का कर्तव्य विक्रेता पर होता है। इसमें इनको देखिए 3 नंबर मिला हुआ है। हालांकि ये भी सटीक आंसर नहीं हुआ है। इसमें जो जज थे, शायद ब्लैकबर्न जज थे, उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसको पड़ोसी का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसमें पड़ोसी कौन होता है इसको डिफाइन किया गया था। इन्होंने पड़ोसी शब्द का इसमें जिक्र नहीं किया है, तो फिर भी नंबर इन पे एवरेज नंबर इनको मिल गए हैं। 5 में से 3 मिल गया, जो ठीक नंबर कहा जाएगा। इसमें देख सकते हैं तो 25 नंबर में इन्होंने 5 + 5 और +3 13 नंबर इनको इसमें मिल गया है। तो ये फ़ायदा होता है अगर क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड है और उसको आप करते हैं तो थोड़ा थोड़ा नंबर भी आपको मिलता है, तो एवरेज से अच्छा नंबर आप उसमें गेन कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें ठीक नंबर इनको मिल गया है। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 बी में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें दिया हुआ 7 का ए हम लोग देख लेते हैं। नुकसानी की परोक्षता से संबंधित विधि के विकास की समीक्षात्मक छानबीन कीजिए। नुकसानी की परोक्षता के प्रश्न को विनिश्चित करने हेतु आप कौन से परीक्षण को तरजीह देते हैं, सकारण उत्तर दीजिए। और इसके बाद इसी का पार्ट 2 है, जिसमें कहा गया है ए मोटरसाइकिल बी से लिफ्ट मांगता है। ए मोटर मालिक बी से लिफ्ट मांगता है। बी ने ए से कह दिया, मैं कुशल चालक नहीं हूँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप अपनी स्वयं की जोखिम पर सफ़र कर सकते हैं। ए ने बी के साथ सफ़र किया। बाद में बी का मोटरयान ब्रेक खराब होने के कारण बस से टकरा जाता है। दुर्घटना में क्षति हेतु ए बी पर वाद चलाता है। बी वॉलंटिन अनफिट इंजुरिया सुक्ति का अभिवाद करता है। पूर्वोक्त सुक्ति से संबंधित समूची विधि का विवेचन करने के बाद विनिश्चय कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पहला 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 7A और 7B 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज ये देख लेते हैं इन्होंने इसमें क्या हल दिया हुआ है और कितने नंबर इनको मिले हुए हैं। तो आइए हम लोग नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7B इन्होंने पहले प्रॉब्लम को किया हुआ है, 7A को बाद में इन्होंने किया हुआ है। आइए देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या में ए द्वारा बी से लिफ्ट मांगा गया, जो कि कुशल चालक नहीं था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थी। फिर भी ए बी की मोटरसाइकिल पर बैठ गया। तत्पश्चात मोटरयान का ब्रेक खराब होने के कारण बस से टकरा जाती है, जिससे दुर्घटना हो जाती है। बी वॉलंटिन अनफिट इंजुरिया का वाद लाता है। यहाँ पर ए द्वारा बी पर वाद लाए जाने पर यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि जब आप जान रहे थे कि बी कुशल चालक नहीं है और ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर भी आप उसके साथ बैठे, इसका अर्थ कि आप अपना सहमति स्वतंत्र रूप से प्रदान किए हैं। परंतु वादी द्वारा ब्रेक फेल के बारे में प्रारंभ में नहीं बताया गया था। घटना घटित होने का मुख्य कारण ब्रेक फेल था। लड़का का कुशल चालक से यहाँ कोई मतलब नहीं था। यहाँ ए जो कि जानता था कि बी के बाइक से घटना घट सकती थी, फिर भी उसके बाइक पर बैठा, जो कि जानता था कि बाइक चालक के पास लाइसेंस नहीं है। फिर भी बैठना खतरे की सम्मत होती है और उसे क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना लाइसेंस वाले चालक के साथ नहीं बैठना चाहिए था। यहाँ ए को घटना बी के साथ निष्कर्ष इन्होंने लिखा हुआ है, यानी यदि ए को घटना बी के चालक कौशल के वजह से दोस्त से होती तो
प्रतिपूर्ति नहीं दिलाई जा सकती थी, परंतु यहाँ ब्रेक फेल होने की वजह से हुई है। फिर भी ये क्षति का हकदार नहीं था, क्योंकि बिना लाइसेंस वाले चालक की गाड़ी पर नहीं बैठना चाहिए था। ये इसमें 6 नंबर, इनको 10 में से 6 नंबर मिल गए हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था। फिर आगे देखते हैं 7 का ए इन्होंने लिखा हुआ है। नुकसानी की परोक्षता से संबंधित जो सिद्धांत था उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इसमें देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि नुकसानी के परोक्षता से संबंधित विधि से तात्पर्य ऐसे क्रिया से है जिसके बारे में साधारण व्यक्ति परोक्ष रूप से पता नहीं लगा सकता कि उक्त कार्य के माध्यम से क्या घटना घट सकता है। तो ऐसी क्रिया संव्यवहार को परोक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। परोक्षता के सिद्धांत के आवश्यक तथ्य हैं। कोई घटना घटित होना जिसके बारे में परोक्ष रूप से पता नहीं लगाया जा सकता था। घटना कार्य से वादी को क्षति पहुंची हो। घटना प्रतिवादी के कृत्य से या उसके साथियों के कृत्य से व्यवहित हो सकती है। नुकसानी की परोक्षता का छानबीन, कोई व्यक्ति वहीं तक अपनी सावधानी बरत सकता है जहां तक नुकसानी की परोक्षता संबंधित प्रश्न उठता है। इसका लीडिंग केस डाला हुआ है। बैगन माउंट का वाद। प्रस्तुतवाद में प्रतिवादी अपने नाव पर तेल के कुछ डब्बे लाद रहा था, परंतु तेल एक डब्बे से निकलकर 600 मीटर पास बगल में कार्य चल रहे वादी के घाट तक चला जाता है। वहां पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। वहां के कारीगरों के द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि उपयुक्त तेल ज्वलनशील नहीं है और अपना काम आगे जारी रखे, जिसके परिणाम स्वरूप वेल्डिंग की एक लौ गिरने से पूरा घाट जलकर राख हो गया। वाद लाने पर कहा गया कि प्रतिवादी नुकसानी की परोक्षता से नहीं माप सकता था। तो इसमें देखिए 7 नंबर इनको मिल गए हैं। हालांकि आंसर सटीक नहीं कहा जा सकता है, फिर भी एग्जामिनर थोड़ा सा आपका फैक्टर ये भी करता है नंबर मिलने का कि किस एग्जामिनर के पास जो है आपकी कॉपी जा रही है और किस टाइप का। अगर थोड़ा सा खड़ूस होगा तो ऐसे अगर आप लिखते हैं तो नंबर नहीं भी दे सकता है, वो सटीक अगर आप नहीं लिखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ इन्होंने लिखा हुआ था और एग्जामिनर साहब अच्छे थे, नंबर इनको ठीक ठाक मिला हुआ है। 6 + 7 इसमें भी 13 नंबर इनको मिल गए हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था, इन्होंने पहले बी अटेम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। टॉट्स वाले पोर्शन में इनका ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। 3 क्वेश्चन दोनों से अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विधि कभी भी दोष रहित दायित्व को मान्य ठहराती है। इस बारे में इंग्लिश तथा भारतीय न्यायालयों द्वारा अभिकथित नियम क्या क्या हैं। ऐसे मामलों में नुकसानी का क्या मापन है, एक क्वेश्चन है। फिर 6 का बी है, अपकृत्यात्मक और संविदात्मक दायित्व के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं 6 का ए 15 नंबर है और 6 का बी 10 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। 6 का बी इन्होंने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, तो 6 का बी में कितना नंबर इनको मिला हुआ है एक बार हम लोग देख लेते हैं। 7 का ये रहा, हाँ ये रहा 6 का बी। अपकृत्य एवं संविदात्मक दायित्व में निम्नलिखित अंतर है, इन्होंने लिखा हुआ है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि अपकृत्यात्मक विधि के अंतर्गत अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है, जबकि संविदा विधि के अंतर्गत परिनिर्धारित एवं अपरिनिर्धारित दोनों तरह की क्षति दिलाई जाती है। अपकृत्यात्मक दायित्व अपकृत्य के अपघटन के उपरांत उत्पन्न होता है, जबकि संविदात्मक दायित्व संविदा के विखंडन के बाद उत्पन्न होता है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत सिविल दंड दिया जाता है, जबकि संविदात्मक दायित्व में सिविल एवं कभी कभी दांडिक दंड भी दिया जाता है। ये चूँकि यहाँ पे अच्छा नहीं आंसर कहा जाएगा, दांडिक दंड यहाँ पे नहीं होगा, डाउट में यहाँ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें आंसर ये होना चाहिए था कि अपकृत्य में क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है, जबकि संविदा में वास्तविक क्षतिपूर्ति जो है उसके हिसाब से दिलाई जाती है। तो ये आंसर यहाँ पे इन्होंने दांडिक लिख करके यहाँ गलत किया है, हालांकि एग्जामिनर की नज़र शायद नहीं पड़ी है। अपकृत्य को मापित परिसीमा अधिनियम की धारा 2M में परिभाषित किया गया। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि अपकृत्य को
परिसीमा अधिनियम की धारा 2M में परिभाषित किया है, जबकि संविदा की परिभाषा भारतीय संविधान नियम की धारा 2H में दिया गया है। अपकृत्य को संहिताबद्ध नहीं किया गया है, जबकि संविदा को संहिताबद्ध किया गया है। अपकृत्य को राष्ट्रपति से मान्यता संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, जबकि संविदा अधिनियम में राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, स्वीकृति दी गई है। ये भी सटीक अंतर नहीं कहा जा सकता है। ये शायद ये कहना ये चाह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट जो 299 में है उसमें राष्ट्रपति के नाम से संविदा होती है, तो राष्ट्रपति के नाम से भी संविदा की जा सकती है, जबकि अपकृत्य में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। शायद ये इनको लिखना था। अपकृत्य विद्वानों के कथनों पर आधारित है, जबकि संविदा अधिनियम में दी गई सेक्शन पर आधारित है। यह भी उतना सटीक आंसर नहीं कहा जाएगा। अपकृत्य विधि विद्वानों के कथन और मुख्य रूप से वो कॉमन लॉ की उपज है। कॉमन लॉ इंग्लैंड का जो है कॉमन लॉ द्वारा इसको विकसित किया गया है। फिर आगे इसमें अंतर इन्होंने लिखा हो कि अपकृत्य में अपकृत्य भंग का उपचार दिलाया जाता है, जबकि संविदा में संविदा भंग का उपचार दिलाया जाता है। जबकि इसमें इन्होंने इनको 7 नंबर इसमें मिले हुए हैं। एग्जामिनर साहब काफ़ी मेहरबान रहे हैं इनके ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसमें 7 नंबर 10 में से 7 नंबर, जो कि बहुत अच्छा नंबर कहा जाएगा, इसमें इनको मिला हुआ है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, विधि कभी कभी दोष रहित का मतलब होता है कि जहाँ कभी कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण आशय का प्रयोग कर सकता है और प्रयोग करके भी उस कार्य को नहीं करता है तो दोषी नहीं होगा। 6A का आंसर इन्होंने लिखा हुआ है। अपकृत्य का समान नियम यह है कि कोई व्यक्ति अपकृत्य के अंतर्गत तभी दोषी माना जाता है जब वो ऐसे कार्य को स्वेच्छा से किया है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ कोई व्यक्ति अपने कार्य नहीं किया है फिर भी दायी होता है। कठोर एग्जाम्पल में कठोर दायित्व उन्होंने लिखा हुआ। कठोर दायित्व में कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का अप्राकृतिक ढंग से प्रयोग करता है, जिसके फलस्वरूप पूर्ण सावधानी बरतने के पश्चात भी अपकृत्य की घटना घटित होती है तो उसे दोषी माना जाता है, तो वह व्यक्ति दोषी है। कठोर दायित्व के आवश्यक तत्व अपनी भूमि में खतरनाक वस्तु का प्रवेश करना या रखना, ऐसी वस्तु से पलायन के उपरांत वादी को कोई क्षति कारित होना, अपनी भूमि में खतरनाक वस्तु का प्रवेश या रखना। जब कोई व्यक्ति अपने संपत्ति में कोई खतरनाक वस्तु का रख रखाव करता है तो उसके प्रति पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि किसी और को क्षति न पहुंचे। ऐसे वस्तु को रखते समय रखने वाले को उसके कारण उत्पन्न होने वाली भविष्य की घटना के बारे में पहले से मन में कुछ आशंका उत्पन्न होती है तो उस वस्तु को हटा देनी चाहिए। ऐसी वस्तु का पलायन। कठोर दायित्व का दूसरा परम आवश्यक तथ्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ज़मीन पर ऐसी कोई वस्तु लाता है जिसमें उसके पलायन से अन्य व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं तो ऐसी पलायन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। चीटर वर्सेस कैटर। प्रस्तुतवाद में एक जहरीले वृक्ष लगाकर उसके चारों ओर घेराबंदी नहीं किया गया था, जिससे पत्ते निकलकर बाहर आ गए, जिससे प्रतिवादी कठोर दायित्व का पालन नहीं किया और वादी के जानवर खाकर मर गए। यह प्रतिवादी कठोर दायित्व के लिए उत्तरदायी यहाँ पर प्रतिवादी को कठोर दायित्व के लिए उत्तरदायी माना गया। ऐसी वस्तु की पलायन से वादी को कोई नुकसानी कारित हुई हो, ऐसी पलायन से के फलस्वरूप वादी को कोई ऐसी क्षति हुई हो जिसके लिए वह वाद लाकर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है तो वाद लाएगा। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तालाब से पानी के पलायन से वादी के कोयले की खान नष्ट होने का पश्चात वाद लाया गया था तो प्रतिवादी को यहाँ पर दायी माना गया। तो इसमें आप देख सकते हैं इनको 7 नंबर मिले हुए हैं। 7 नंबर प्लस 7 नंबर 14 नंबर इसमें मिल गए हैं। जबकि क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था, एक बार 6A को हम लोग फिर से देख लेते हैं। 6A का क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था, विधि कभी कभी दोष रहित दायित्व को मान्य ठहराती है। इस बारे में इंग्लिश तथा भारतीय न्यायालयों द्वारा अभिकथित नियम क्या क्या हैं? ऐसे मामलों में नुकसानी का क्या मापन है? यह नुकसानी के नियम से संबंधित प्रश्न था। इसमें अगर इन्होंने कठोर दायित्व का वर्णन किया है तो भारतीय न्यायालयों द्वारा अभिकथित नियम क्या है? तो इसमें MC मेहता का जो नियम है उस पूर्ण दायित्व का नियम वो भी होना चाहिए, और नुकसानी में नाम मात्र की नुकसानी इत्यादि जो नुकसानी के प्रकार होते हैं उसका जिक्र किया जाना चाहिए था। हालांकि
इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है, फिर भी इसमें 15 में से इनको 7 नंबर इसमें मिल गए हैं, तो ठीक ठाक नंबर कहा जाएगा। और दूसरे वाले में अब कृत्यात्मक और संविदात्मक दायित्व के बीच में भेद करना था, 10 में से 7 नंबर इनको मिले हुए हैं। तीसरे से 14 नंबर एक ठीक ठाक नंबर कहा जा सकता है कि इसमें इनको मिल गया है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन शुरू होना चाहिए। हाँ, हम लोग देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन इनका हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि टॉर्ट से संबंधित था। ये रहा कठोर दायित्व इत्यादि इन्होंने इसमें लिखा हुआ था। फिर इसके बाद ये रहा डायरेक्ट टेम्परेचर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है, जो कि भारतीय संविदा अधिनियम से संबंधित है। भारतीय संविदा अधिनियम से संबंधित प्रश्न क्या है, हम लोग एक बार ऊपर जा कर के देख लेते हैं। चूँकि PDF बना के उन्होंने भेजा हुआ था, तो इसमें क्वेश्चन पेपर को ऊपर ही लगाना पड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है। फिर भी आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 2A के अंतर्गत दी हुई प्रस्थापना की परिभाषा एक वैध प्रस्थापना की परिभाषा नहीं है, अपितु यह सभी प्रकार की प्रस्थापनाओं की परिभाषा है। इस कथन का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा समुचित उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर की संपुष्टि कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का A, जो कि 15 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का B इन्होंने लिखा हुआ है, ऐसी संविधाओं का उल्लेख कीजिए जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। 2 का A और विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम लोग नीचे चल के इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का A। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2A में प्रस्थापना की परिभाषा दी गई है, इनका आंसर है। फिर धारा 2A के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, उस अन्य व्यक्ति की अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करे, तो यह प्रस्तावना कही जाती है। इन्होंने परिभाषा अच्छी लिखी हुई है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। ए नामक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु को देने का प्रस्ताव करता है। बी जो वस्तु के बारे में उस प्रस्ताव के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है तथा उसके प्रति अपनी सहमति प्रदान करता है, तो यहाँ पर प्रस्थापना हुआ कहा जाएगा। प्रस्थापना की वैध प्रस्थापना की आवश्यक शर्त इन्होंने लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी बात को करने से प्रवृत्त रहने से अपनी रजामंदी इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि अन्य की अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करे, तो प्रस्थापना हुआ कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति की बात को करने प्रस्तावना के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति को किसी बात से संदर्भित होना चाहिए जिससे प्रस्ताव का निर्माण किया जा सके। दूसरा पॉइंट है करने से प्रवृत्त रहने का वचन है। संविधान में प्रस्ताव का दूसरा आवश्यक तथ्य है कि प्रवृत्त के अपनी सहमति प्रदान कर उस अन्य व्यक्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करे, तो प्रस्तावना की शर्त पूरी हुई कही जाएगी। अगला है अपनी रजामंदी इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करे, तो ऐसी रजामंदी इसलिए संज्ञापित की जाती है कि उस अन्य व्यक्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करे, तो प्रस्थापना हुई कही जाती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें से 7 नंबर इन्होंने यहाँ पे गेन कर लिया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2B था, इसमें संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आंसर दिया गया है 2 का B का, ऐसी संविधाएं जो विधिता परिवर्तनीय ना हो शून्य कहलाती हैं, जिनका वर्णन संविदा अधिनियम के द्वारा 2(6) में किया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम के द्वारा 2(6) के अनुसार ऐसी संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय न रह जाती हैं, तो उसे संविदा का शून्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसी संविदा का वर्णन संविदा अधिनियम के द्वारा 26 से 30 तक में किया गया है। विवाह अवरोधक करार शून्य होंगे, सेक्शन 26 कहता है। व्यापार अवरोधक करार शून्य होती है। करार की अज्ञानता भी करार को शून्य बनाती है। करार अनिश्चितता के कारण शून्य होती है। वैसे करार जो पद्यम के तौर पर करार होते हैं शून्य हो जाती है। अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित किया गया है कि ऐसी संविदा जो 2 या 2 से अधिक
2 या 2 से अधिक पत्र में 2 या 2 से अधिक पत्र के लिए विक्रय पर परिवर्तन योग्य नहीं रह जाता है। ये लाइन हमको क्लियर नहीं हो रही है। तो अन्य के विकल्प पर परिवर्तन योग्य रहता है तो उसे शून्यकरणीय माना जाता है। जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर इन्होंने सटीक नहीं लिखा हुआ है, फिर भी 5 नंबर इसमें इनको मिल गए हैं। क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देख लेंगे, अभी ऊपर चलेंगे तो उनके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3A अटैम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको भी पढ़ लेंगे। और अभी क्वेश्चन नंबर 2B जो इन्होंने अभी दिया था आंसर, बहुत छोटा सा आंसर इसमें इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें क्या आंसर इन्होंने दिया हुआ है, ज़रा सा क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन था, ऊपर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2A का उन्होंने अच्छा लिखा हुआ था। 2A के प्रस्थापना के बारे में लिखा हुआ था, हालांकि बहुत सटीक आंसर नहीं था, फिर भी इसमें 7 नंबर उनको मिले हुए हैं। यहाँ दिया हुआ है कि स्टेट द कंटेक्स्ट नॉट स्पेसिफिकली इनफोर्सिएबल, यानी क्वेश्चन पूछा गया था ऐसी संविधाओं को उल्लेख की जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। संविधा के विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित प्रश्न था, जबकि इन्होंने आंसर क्या लिखा, शून्य करार के बारे में, कौन कौन से करार शून्य हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। बिल्कुल ही सटीक आंसर नहीं कहा जा सकता है, फिर भी एग्जामिनर महोदय शायद क्वेश्चन पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और इन्होंने उसमें 10 में से 5 नंबर इनको दे दिया है, जो कि ठीक नंबर कहा जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक फैक्ट्री के कामगार हड़ताल पर जाते हैं। फैक्ट्री के प्रबंध तंत्र ने घोषित किया कि जो कामगार हड़ताल के दौरान कार्य करते रहेंगे उन्हें अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। जब हड़ताल समाप्त हो गई तो प्रबंध तंत्र ने उन कामगारों को अतिरिक्त भुगतान करने से मना कर दिया। ऐसे कामगारों को भारतीय संविधान में उपलब्ध उपचारों यदि कोई हो की विवेचना कीजिए। तो ये रहा, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। फिर इसमें जो कि 10 नंबर का है, हाँ, ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, पहला प्रॉब्लम है। फिर दूसरा है कि एक गायिका एक क्लब के प्रबंधक 20 से अगले 2 मास के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात उसके क्लब में गाने की संविदा करती है और बी उसे हर रात के गाने के लिए 1000 देने का वचनबद्ध करता है। छठी रात को एक क्लब से जानबूझकर उपस्थित रहती है। क्या बी संविदा का अंत कर सकता है? सामूहिक उपबंधों का उल्लेख करते हुए निर्णय दीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रहा 10 नंबर का। उसके बाद 5 नंबर का एक और क्वेश्चन है इसमें। तीसरा क्वेश्चन, एक सामान्य तथा एक विशेष प्रस्ताव में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया है और कितना नंबर मिला है इसमें हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सटीक आंसर अगर नहीं भी है, अगर अच्छी जानकारी उसमें नहीं रखते हैं, फिर भी अगर कुछ लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाता है। हालांकि ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। फिर भी अगर कोई विकल्प न रहे, फिर भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना चाहिए, इससे हम लोगों को सीख मिलती है। तो आइए फैक्ट्री वाला जो क्वेश्चन था उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रस्तुत समस्या में एक फैक्ट्री के कामगार हड़ताल पर जाने के पश्चात प्रबंधक द्वारा इस तरह की घोषणा कि हड़ताल के दौरान उन्हें अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। कथन करने के पश्चात कथनकर्ता ऐसे कथन से बंध जाता है कि यदि वे मजदूर हड़ताल के दौरान कार्य करते हैं तो उन्हें ऐसे घोषणाओं के कारण अतिरिक्त रकम मिलनी चाहिए। यहाँ पर यदि प्रबंधक द्वारा ऐसी कथन का उल्लेख नहीं किया जाता है तो ऐसे वचन के लिए वह नहीं बनता। जैसे ही प्रबंधक कहता है और प्रबंधक के कथन अनुसार मजदूर हड़ताल से हट कर कार्य करते हैं तो ये प्रबंधक के बाद के फलस्वरूप उसके द्वारा किए गए कथन के लिए बंध जाते हैं तथा अतिरिक्त भुगतान न मिलने पर वाद प्रस्तुत कर अंतरिम भुगतान की मांग कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा ऐसे मांग के पश्चात उन्हें अतिरिक्त धनराशि दिलाई जाएगी क्योंकि कथन किया गया था। निष्कर्ष है इसमें, यदि मजदूरों को यह नहीं कहा जाता कि हड़ताल के दौरान काम करने पर ज़्यादा पैसा दिया जाएगा तो प्रतिवादी दायी नहीं होता, परंतु इस मामले में ऐसे कथन के उपरांत वह दायी होगा। अर्थात स्पष्ट तौर पर फैक्ट्री के प्रबंधक जो घोषणा किया अतिरिक्त भुगतान के लिए दायी होगा। इसमें 6 नंबर इनको मिल गए हैं, जो कि अच्छा नंबर कहा जाएगा। 10 में से 6, 60% इनमें नंबर इनको मिल गया है। आगे देखते हैं दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम पूछा गया था उसका आंसर इन्होंने लिखा हुआ कि प्रस्तुत समस्या भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 25 के और
25 की ओर अनुमान इंगित करती है, जितना काम उतना दाम। सेक्शन 75 एक गाय का 25 का जिक्र इसमें कर दिया, 25 जबकि नहीं होना चाहिए, 39 और 75 किया जा सकता था। तो सेक्शन 75 है, एक गाय का एक क्लब के प्रबंधक 20 से अगले 2 मास के दौरान में प्रति सप्ताह 2 रात उसके क्लब में गाने की संविदा करती है। यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह में 2 ही गाने की संविदा की बात की गई है, शेष दिनों का नहीं। तो यहाँ पर एक कुछ कार्य की तो उस कार्य के लिए जितना काम उतना दाम के लिए हक प्राप्त की जा सकती है, किंतु सप्ताह में केवल 2 दिन ही गाने की बात की गई है, शेष दिनों की नहीं। तो अन्य दिनों की वह किसी कारण से नहीं की जाती है, तो बी द्वारा इस आधार पर विखंडित नहीं कराया जा सकता कि छठी रात वह नहीं गई, क्योंकि प्रस्तुत समस्या में सप्ताह में केवल 2 दिन गाने की बात की गई, 7 दिन गाने की बात नहीं की गई। अतः यहाँ पर इस आधार के तर्क पर हमारे तरह जानबूझकर भी नहीं आने पर विखंडित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ भी विखंडित नहीं किया जाएगा। संविदा का अंत कर सकती है, परंतु ऐसे करने के लिए उसे क्षतिपूर्ति देना होगा, किंतु भी जितने दिन काम की उतने दिन का पैसे की मांग कर सकती है, जितना काम उतना दाम, किंतु शेष कार्य को आगे जारी नहीं रखने के कारण से हर्जाना भी देना पड़ सकता है, यदि जारी रखती है तो नहीं। इसमें देखिए 4 नंबर इसमें इनको मिल गया है, 10 में से 4 नंबर। बहुत अच्छा आंसर नहीं था और बहुत अच्छा नंबर भी इसमें नहीं मिला हुआ है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं, अगर आप सटीक आंसर लिखते हैं तो 10 में से 7-8 तो आराम से आप पा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, एक सामान्य तथा विशेष प्रस्ताव में निम्नलिखित अंतर है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसका इन्होंने हल लिखा हुआ है कि एक सामान्य प्रस्ताव सामान्य प्रकृति का होता है, जबकि विशेष प्रस्ताव विशेष प्रकृति का होता है। एक सामान्य प्रस्ताव सामान्य भाव में किया जाता है, जबकि विशेष प्रस्ताव विशेष भाव में किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं आंसर में इन्होंने कुछ विशेष नहीं लिखा हुआ है। ये इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर को बहलाने की कोशिश इन्होंने किया हुआ है। सटीक 2 उत्तर हम लोग देख चुके हैं। सामान्य प्रस्तावना का अर्थ वैसा प्रस्ताव जो अन्य प्रस्तावों की अपेक्षा सामान्य हो, अपितु विशेष प्रस्ताव का अर्थ अन्य प्रस्ताव की अपेक्षा विशेष हो। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इन्होंने लिखा ही नहीं है, बस नाम मात्र का अंतर इन्होंने एग्जामिनर के आग में धूल झोंक दिया है, एक तरह से कह सकते हैं। जब किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से जब कोई प्रस्ताव किया जाता है, तो जो प्रस्ताव सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य प्रस्ताव कहा जाता है, किंतु जब एक के द्वारा जब अन्य व्यक्ति को कोई प्रस्ताव किया जाता है तो प्रस्ताव विशेष रूप से की जाती है, तो उसे विशेष प्रस्ताव कही जाती है। समान प्रस्ताव में प्रस्ताव समान होता है, किंतु विशेष प्रस्ताव में प्रस्ताव विशेष होता है। समान प्रस्ताव में प्रस्ताव विशेष नहीं होता, जबकि विशेष प्रस्ताव में प्रस्ताव विशेष होता है। समान प्रस्ताव में प्रस्ताव किंतु विशेष प्रस्ताव में प्रस्ताव सामान्य नहीं होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने बस एग्जामिनर के आंख में धूल झोंका है। इसमें 3 नंबर इनको मिल गया है, जो कि 5 में से 3 मिलना बहुत अच्छा नंबर कहा जाएगा। पता नहीं एग्जामिनर ने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कैसे इन्होंने आंसर इसमें दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कॉन्ट्रैक्ट का अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, इन्होंने क्या उत्तर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपके सामने, एक अवयस्क ने संविदात्मक क्षमता के संबंध में मोहरी एक अवयस्क के संविदात्मक क्षमता के संबंध में मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष में स्थापित विधि के सिद्धांत को मथाई बनाम मैरी जोसेफ के बाद में आंशिक रूप से रूपांतरित कर दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन था। फिर इसके बाद से मानक रूपी संविदा से क्या अभिप्राय, इन संविदाओं से किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु न्यायालयों को किन उपायों को अपनाया है, विवेचना कीजिए। तो इस तरह से एक मानक संविदा है और एक अवयस्क की संविदा है। इससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक 15 नंबर का क्वेश्चन, एक 10 नंबर का। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि बहुत सामान्य सी कॉपी है, फिर भी राइटिंग अच्छी है और थोड़ा सा पेज इन्होंने ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इनको नंबर यहाँ पे ठीक ठाक मिल गया, 33 पेज इसमें इन्होंने किया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए। मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष के मामलों पर इनमें लिखा हुआ है, प्रस्तुत बाद में एक अवयस्क द्वारा किया गया संविदा को आरंभ से शून्य घोषित किया गया है, किंतु बाद में साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जब एक अवयस्क व्यक्ति द्वारा अपने आयु का झूठा कथन कर कोई संविदा किया जाता है तो भी ऐसी परिस्थिति में अवयस्क व्यक्ति द्वारा इसका लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर विबंध का नियम लागू नहीं होगा। इस वाद का आवश्यक तत्व, किसी अवयस्क एवं अवयस्क के बीच कोई संविदा हो, ऐसी संविदा प्रारंभ से ही शून्य हो। किसी वयस्क अथवा किसी अवयस्क के बीच कोई संविदा हो। संविदा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व है कि दो पक्षकार होने चाहिए, दोनों पक्षकार वयस्क होने चाहिए। यदि दोनों में से कोई एक अवयस्क हो तो अवयस्कता का आधार पर इसे शून्य घोषित कराया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम की धाराओं में प्रत्याख्यान किया गया है कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा आरंभ से ही शून्य होती है। ऐसी संविदा प्रारंभ से ही शून्य हो। जहाँ संविदा अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया हो कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य प्रारंभ से शून्य होती है, तो ऐसी संविदा को आगे प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। मथाई बनाम मैरी जोसेफ, इस वाद में मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास में प्रतिवादी सिद्धांत को आंशिक रूप से प्रतिपादित कर दिया गया। न्यायालय ने दोनों वादों में अंतर पाया और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना पड़ा जो हमारे अनुसार उचित निर्णय कहा जा सकता है। कदाचित हम भी होते तो ऐसा ही करते। निष्कर्ष है, हाँ, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष में स्थापित सिद्धांत को मथाई वर्सेस मेरी जोसेफ में आंशिक रूप से रूपांतरित कर दिया गया। हम सहमत हैं। इसमें 6 नंबर इनको मिल गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में संविदा को परिभाषित किया गया। धारा 2H के अनुसार उपयुक्त धारा के अनुसार वैसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाता है, किंतु वैसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है वह शून्य हो जाती है। मानक रूपी संविदा, वैसी संविदा जो सामान्य प्रकृति की संविदा होती है उसमें मानक संविदा कहा जाता है। ऐसी संविदा सेक्शन 2H में परिभाषित संविदा से भिन्न होती है, चूँकि यह सामान्य प्रकृति की होती है। देख सकते हैं कि मानक संविदा की परिभाषा भी इन्होंने अच्छा से नहीं लिखा हुआ। मानक संविदा वह संविदा होती है जो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके सारी शर्तें तय कर ली जाती हैं, आपको बस हस्ताक्षर करना होता है और संविदा हो जाती है। जैसे रेलवे द्वारा कोई सामान अगर आप मंगाना चाहते हैं तो रेलवे आपसे टिकट का पैसा लेता है और उसमें कुछ शर्तें छपी होती हैं कि सामान खो जाने के संबंध में या फिर सामान पैसे के संबंध में जो भी चीज़ें होती हैं और संदर्भ। आजकल मानक रूपी संविदाओं का बाढ़ सी आ गई है, बहुत से संविदाएँ ऐसी होती हैं। तो ऐसी संविदाएँ स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसमें नियम और शर्तें पहले से छपी रहती हैं उनको हम लोग मानक संविदा कहते हैं। जैसे आप जीवन बीमा की संविदा करते हैं या फिर कोई अन्य संविदा करते हैं जिसमें शर्तें पहले से छपी हुई रहती हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं रहता, आप नीचे सिग्नेचर कर देते हैं, आप शर्तों से बाध्य हो जाते हैं, तो उनको मानक रूपी संविदा कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने देख सकते हैं कि बहुत अच्छा आंसर इसमें नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा कि इन संविदा से किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु न्यायालय ने निम्न उपायों को अपनाया। संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय करारों द्वारा उत्पन्न हो, ऐसा करार विधि न हो, ऐसा करार दोनों के पक्षों द्वारा प्रवर्तनीय हो, अवैध संविदा होने पर शून्य हो जाएगा। संविदा में संविदा की सभी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम पक्षकार चित्त विकृत न हो, पक्षकार संविदा करने की समर्थता रखते हो। सक्षम पक्षकार, ऐसे संविदा के निर्माण के लिए एक अत्यंत आवश्यक तथ्य है, दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए। दोनों में से कोई पक्षकार सक्षम नहीं है तो इस आधार पर संविदा शून्य हो। ऐसे संविदा करते समय पक्षकार मानसिक रूप से ग्रस्त न हो अर्थात चित्त विकृत न हो, चीज़ों को समझने में असमर्थता रखता हो, अन्यथा शून्य हो जाएगा। ऐसे जो करार है वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है, तो आगे ऐसी परिस्थिति में शून्य घोषित किया जा सकता है। ऐसी संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए इनको 4 नंबर मिल गए हैं, जो कि अच्छा आंसर बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी कुछ चीज़ें व्यक्ति के नसीब पर भी निर्भर करती हैं और आपका किस स्लॉट में पड़ रहा है, किस एग्जामिनर के अंडर में आपकी कॉपी जा रही है, तो उस पर भी निर्भर करती हैं कुछ बातें। तो इसमें देख सकते हैं 10 नंबर इसमें इनको मिल गया है और इस तरह से कुल मिलाकर के 75 नंबर जो कि एवरेज नंबर होता है, ठीक ठाक नंबर होता है, इसमें इनको मिल गया है। और चूँकि कैटेगरी में अभी आते हैं तो इसलिए इसकी वजह से इनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक ठाक नंबर मिलने की वजह से। तो आइए देख लेते हैं, ये हो गया। तो इस तरह से
हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। 32वीं बिहार जुडिशरी में परीक्षा के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।